स्टार्ट। माननीय उपसभा अध्यक्ष महोदय, आपका और मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य यहां नहीं हैं, लेकिन उनका रोजी रोटी कपड़ा और मकान विधेयक देखकर मुझे लेनिन का वह कथन स्मरण हो गया है जिसको मैं समझती हूं कि यहां पर उद्धृत किया जाए। लेनिन ने कहा था कि लोग राजनीति में सदा छलना और आत्मछलना के निदान शिकार हुए हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक हर नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कथन, घोषणा और वचन के पीछे किसी न किसी वर्ग के हितों का पता लगाना नहीं सीखेंगे। सुधारों और छोटे-मोटे परिवर्तनों के समर्थक जब तक यह नहीं समझेंगे कि हर पुरानी संस्थान वह कितनी ही बर्बरतापूर्ण और सड़ी हुई क्यों न प्रतीत होती हो, शासक वर्ग के संरक्षण पर बनी रहती है और तब तक पुरानी प्रथा के संरक्षक उन्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं। इसलिए पता नहीं माननीय सदस्य ने यह विधेयक पेश करके स्वयं को छला है या हमको छला है, यह तो वे ही बता सकते हैं, लेकिन वे उपस्थित नहीं हैं। उपस्थित होते तो बताते। यह रोजी रोटी, कपड़ा और मकान का मामला मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए मनुष्यों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। इस विधेयक पर सार्थक बहस के माध्यम से और कुछ न हासिल हो तो कम से कम मनुष्यता की रक्षा की लड़ाई में एक कदम हम आगे बढ़ सकते हैं और इसलिए मैं इस विधेयक के पक्ष में खड़ी हुई हूँ। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य मात्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके अभाव में इंसान इंसान के रूप में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो समाज लोगों की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, उस समाज को अपराधी के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि अंततः हुए कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को पशु से अलग करती हैं, मनुष्य और पशु में भेद करना हमें सिखाती हैं। एक सुरक्षित स्थान में रहना, खाना पीना, प्रजनन करना, यह काम जानवर भी करता है। हालांकि मेरी दृष्टि में यह भी मानवीय कर्म ही है, लेकिन इन कर्मों को आप सिर्फ इन्हीं तक सीमित रखकर देखें तो इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं होता। माननीय उपसभा अध्यक्ष महोदय, यह समाज वास्तविक अर्थों में मानवीय समाज है तो उसकी सबसे पहले और सबसे बड़ी कसौटी यह होनी चाहिए कि उस समाज में रहने वाले इंसान रोजी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके ही इंसान इंसान कहलाता है और उसकी मानवीय चेतना और उसकी मानवीय सर्जना उन्मुक्त होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस दिशा में सबसे पहले कदम यानी रोजी का अधिकार अर्थात काम का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। रोजगार के अधिकारों के माध्यम से कोई भी नागरिक जहां अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वहीं वह अन्य रचनात्मक कार्यों को भी पूरा करता है। एक मानवीय समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की कसौटी पर जब हम अपने समाज को आंकते हैं तो हमें सिवाय गहरी निराशा और कुंठा के और कुछ नजर नहीं आता है। आज हम एक विशेष परिवेश में जब हम इस विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो वह और भी ज्यादा निराशाजनक है। आज से केवल 1 वर्ष पहले काम के अधिकार को संविधान में मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल करना चर्चा के केंद्र में था, लेकिन आज 1 वर्ष बाद चर्चा के केंद्र में क्या है? आज 1 वर्ष बाद चर्चा के केंद्र में निर्गम नीति, स्वैच्छिक निवृत्ति, व्यापक छटनी और अपना रोजगार आप जुटाओ नीति। उपसभा अध्यक्ष महोदय, एक ऐसे परिवेश में यह विधेयक किसी को भी व्यर्थ जान जान पड़ सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यदि समाज में मानवद्रोह की प्रवृत्तियां रहती हैं तो मानवता को जीवित रखने वाली समाज की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाली शक्तियां भी इस लड़ाई में साथ साथ चलती हैं। महोदय, हमें स्वतंत्र हुए 55 वर्ष हो गए। 1950 में जब हमारा संविधान अपनाया गया तो उस समय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की स्थापना का लक्ष्य हमारे सामने रखा गया था और निर्देशक तत्वों में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका के लिए पर्याप्त साधन और संतोषप्रद जीवन स्तर, शिक्षा पाने का वचन दिया गया था और धन तथा उत्पादन के संसाधनों के अहितकर केंद्रीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह एक प्रकार से कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना थी। सुरक्षा के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता को यह कह रहे हैं कि सरकार कोई धर्मशाला नहीं है। महोदय, देश की एकता, सांस्कृतिक एकता तथा भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी सेवी संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है वह स्वयं अपने में एक इतिहास है। इन संस्थाओं की स्थापना में जो भावना काम कर रही है वह उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना एवं दूरदर्शिता थी। उन्होंने हिंदी के सर्वाधिक महत्व को समझा था
और उसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प किया था। पूज्य बापू ने यह भी संदेश दिया था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी की संस्थाओं ने इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझा और उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया। इसी परिवेश में इन संस्थाओं के महत्व और योगदान का मूल्यांकन होना चाहिए। देश में आज अनेक हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। इनमें से अधिकतर संस्थाओं ने अपना काम देश की स्वतंत्रता के बाद शुरू किया, पर कुछ ही संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने आज से कोई एक शतक पहले हिंदी सेवा का बीड़ा उठाया था। इस श्रेणी में बड़े आदर के साथ नागरी प्रचारणी सभा का नाम लिया जा सकता है। तदंतर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई और गांधी जी ने सुदूर दक्षिण तक हिंदी के संदेश को पहुंचाने की भावना से दक्षिण भारत में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव डाली। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का अवतरण हुआ। अहिंदी प्रदेशों में हिंदी का प्रचार करना इस संस्था का उद्देश्य था। दक्षिण भारत में अनेक रियासतें थीं। सबसे बड़ी रियासत निजाम की थी और वहाँ उर्दू का वर्चस्व था। इस हैदराबाद रियासत में हिंदी प्रचार की अगवानी हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ने की। तीसरी प्रकार की भी एक संस्था है जो भारतीय संविधान की अंगीकृत करने के बाद स्थापित हुई, जैसे आगरा का केंद्रीय हिंदी संस्थान जो एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपना कार्य प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों में शुरू किया। शासन व्यवस्था हिंदी कार्य को राज्य विरोधी गतिविधि समझती थी। कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी जाती थीं। हिंदी का सिखाना देश सेवा का एक अंग माना जाता था। सीखने वाला यही समझता था कि वह राष्ट्र के का ही काम कर रहा है और सिखाने वाले के मन में यह भावना रहती कि वह देश की सेवा कर रहा है। वास्तव में यही प्रबल भावना देशवासियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। महोदय, दक्षिण भारत में हिंदी का काम कठिन था। दक्षिण में उनकी अपनी भाषाएं थीं और उनका अपना समृद्ध साहित्य था। हिंदी के सीखने की जब बात आई तो किसी ने उसका विरोध नहीं किया और कभी किसी ने यह नहीं कहा कि हिंदी भाषा से उनका कोई संबंध नहीं है। हिंदी को उन्होंने अपने सीने से लगाया और उसे बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और उसे बड़े बड़े प्यार से अपनाया। हिंदी का दायरा बढ़ता गया और सीमाएं विस्तृत होती गई। लगता था कि हिंदी की गंगोत्री ने हिंदी के मैदानों को पार करते हुए विंध्य के सीने को चीरते हुए दक्षिण की सस्य श्यामला में फैलकर एक विशाल और विस्तृत रूप धारण कर लिया है। हिंदी का यही राष्ट्रीय स्वरूप है और सच्चे अर्थों में यही राष्ट्र की वाणी राष्ट्रभाषा है, जिसकी सेवा में संस्थाओं के हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ एवं त्याग भावना से इसके प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित कर रखा है। परिणामतः हिंदी जनभाषा का रूप धारण कर चुकी है। इस भूमिका को निभाया हिंदी सेवी संस्थाओं ने तथा भारत की एकता का उसने अविभाज्यता का एक ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित किया और एक ऐसा दबदबा तैयार किया कि संविधान सभा में हिंदी का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ और एक मत से एक ध्वनि से हिंदी का विरोध करने का किसी को साहस न हुआ और एक मत से एक ध्वनि से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया और 2 लिपियों में लिखी जाने वाली हिंदुस्तानी का विवाद पूर्णतः समाप्त हो गया। हिंदी संस्थाओं का यह एक महत्वपूर्ण और अपूर्व योगदान है। हिंदी प्रचार के साथ साथ हिंदी साहित्य का सृजन भी किया जाता रहा। नागरी प्रचारणी सभा एकमात्र ऐसी संस्था है जो इसी कार्य के लिए समर्पित थी। अनेक हिंदी विद्वान अपने तप और साधना से साहित्य की अनेक विधाओं को समृद्ध करते रहे और एक बड़े अभाव की उन्होंने पूर्ति की। बहुत कम खर्च में यह काम पूरा किया गया। आज केंद्र सरकार एक परिभाषित शब्द पर लाखों रुपए व्यय करती है। नागरी प्रचारणी सभा ने जो महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए, यही काम सरकार करती तो उन पर करोड़ों खर्च हो जाते। संस्थागत काम निष्ठा, त्याग और समर्पण की भावना से होता है। उसे पैसों की तराजू में नहीं तोला जा सकता।